इस चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय बेबी, फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 को, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। नाम से समझ में आ रहा है ये CWSN के लोगों के लिए। इसका मतलब क्या? चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। मतलब ये स्पेसिफिकली पूरा का पूरा चैप्टर दिव्यांग लोगों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि अगर उनको फिजिकल एजुकेशन या फिर फिजिकल एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स में लेकर आते तो उनके अंदर कैसे चेंजेस आते। तो पूरा चैप्टर आप लोग को इसी के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में एक छोटा सा अलर्ट दे देता हूँ, ये वीडियो यार दिव्यांग लोगों के लिए, तो इसमें हम लोग मीम्स को कम से कम या फिर कोशिश करेंगे यूज ना करें, बिकॉज यार हम यहाँ पे इस चैप्टर में किसी भी तरीके का मजाक नहीं बनाना चाहते, बिकॉज वो जानते हैं कि वो लोग कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और हम बहुत लकी है कि हम अभी फिट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंटेंट वो रहेगा जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब 2024-2025 के अंदर जो जो चीजें आप लोग को पूछे जाने वाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर तुम फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक फिजिक्स का दूसरा चैनल है, जकी सौदागर फिजिक्स नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप लोग को वन शॉट सीरीज, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, PYQ सीरीज सब कुछ मिल रही है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो मेरे फिजिक्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप लोग PCM या PCB से हो। इन सब के अलावा आप चाहो तो मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे फॉलो अप कर सकते हो, सो दैट आप लोग को सभी अपडेट क्लास रिगार्डिंग मिलते रहेगी हमेशा। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए एक बुक डिजाइन कर दी हूं, जिसके अंदर आप लोग को लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स देखने को मिल रहे हैं स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन के लिए। एक 200 रुपए की रिचार्ज से भी कम दाम में आप लोग को एक प्यारी सी बुक देखने को मिल रही है जो तुम्हारे भैया ने डिजाइन करे, तो उसको जरूर आप लोग परचेज कर लेना। साथ में भैया फिजिकल एजुकेशन के नोट्स के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन से, या अगर आप चाहो तो वीडियो में नीचे ही आप लोग को ना नोट्स देखने को मिल जाएगा, या चाहो तो स्टोर टैब में आप लोग को देखने को मिल सकता है, जहां से चाहो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया, चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन का पूरा चैप्टर आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो थोड़े से इंट्रो पोर्शन की बात कर लेते हैं। दिव्यांग तो हिंदी वर्ड हो गया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में पहले के टाइम कहा जाता था डिसेबल या हैंडीकैप, लेकिन 1980s के अराउंड पे डिसेबल और हैंडीकैप वर्ड को यूज करना बंद कर दिया गया और अब से हम लोग यूज करने लग गए डिफरेंटली एबल्ड। अब आप कहोगे कि ये दो वर्ड्स को क्यों हम लोगों ने बंद कर दिए यूज करना, तो इसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि ये जो दो वर्ड है ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी टाइप के वर्ड्स जो सोसाइटी से उन लोगों को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से एक नए वर्ड को यूज करने लग गए हम लोग, डिफरेंटली एबल्ड, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी साउंड नहीं करता। इसके अलावा आप लोग को एक चीज जानना जरूरी है, एक होता है डिसेबिलिटी, दूसरा होता है डिसऑर्डर। इसके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? तो डिसेबिलिटी अगर किसी को एक बार हो जाए तो वो परमानेंट फॉर्म की आप लोग को देखने को मिलती है, जैसे फिजिकली डिसेबल्ड हो गए। लेकिन डिसऑर्डर की अगर बात करी जाए तो डिसऑर्डर एक किस्म से ब्रेन डिसेबिलिटी का एक नाम, तो याद रखना ये टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मतलब ये कि कुछ टाइम के अंदर ये ठीक भी हो सकता है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें समझ में आएंगी। तो जो मैंने अभी आप लोग को समझाया ना, वही इस इंट्रो पोर्शन में आप लोग को लिखा हुआ है। अब देखो चैप्टर दिव्यांग लोगों के ऊपर है, तो इसके अंदर जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी, ये दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल फॉर्म की होगी। तो अब देखो हमारे लिए तो नॉर्मल स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों के लिए एडेप्टिव स्पोर्ट्स होते हैं, या जिसको हम लोग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना एडेप्टिव स्पोर्ट्स या डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एक ऐसे टाइप के स्पेशल फॉर्म के स्पोर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डिसेबल लोगों के लिए डिजाइन करके दिए गए। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, नॉर्मली जो हमारे लिए क्रिकेट होता है उसके रूल एंड रेगुलेशन और सब चीजें अलग, लेकिन हैंडीकैप वाले लोगों के लिए जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन सभी चीजें अलग होती है। तो याद रखो ऐसे स्पोर्ट्स जो कि डिसेबल लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करके दिए गए उसी को कहते हैं डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स या फिर एडेप्टिव स्पोर्ट्स। तो याद रखना इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, इक्विपमेंट जो यूज होते हैं वो अलग होते हैं, ये सभी चीजें आप लोग को डिफरेंट फॉर्म की देखने को मिलती है इंडिविजुअल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब इस चैप्टर में आप लोग को ना 3 मेजर टूर्नामेंट्स के बारे में पढ़ना है, मतलब एक ऐसे मेजर इवेंट जो कि डिसेबल लोगों के लिए होते हैं, जैसे हम लोगों के लिए नॉर्मल लोगों के लिए ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम देखने को मिल रहे हैं। तो डिसेबल लोगों के लिए ना 3 डिफरेंट टाइप के मेजर कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला आप लोग को देखने को मिलता है स्पेशल ओलंपिक। नाम से ही स्पेशल है, तो स्पेशल स्पेसिफिकली रिफर कर रहा है डिसेबल्ड लोगों के लिए ओलंपिक मैचेस। तो याद रखिएगा स्पेशल ओलंपिक को डिजाइन इसलिए किया गया
ताकि जितने भी फिजिकल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो सभी आके पार्टिसिपेट कर सके और अपना हुनर दिखा सके। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, दुनिया की मेजर सभी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है और अपने देश के अंदर के जो भी बेस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उन सभी को भेजती है, जिससे कि वो लोग अपने देश का नाम रोशन कर सके। अब किसने स्टार्ट किया था? तो कैनेडी जी ने स्टार्ट करी थी। जो दीदी आप लोग को नीचे दिख रही है इन्हीं ने, तो यहीं पे उनका नाम लिखा हुआ है। आप लोग को एग्जामिनेशन में इसको मेंशन जरूर करके आना और याद रखना स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पॉइंट्स को लिखते हुए चलो। पर्पस क्या होगा? तो बेसिक सी बात है, दुनिया के अंदर जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, राइट टू पार्टिसिपेशन मिल पाए स्पोर्ट्स के अंदर, जिससे कि वो भी अपना हुनर दिखा सके दुनिया के सामने। यही इसका मेन मोटो है। अब ये क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोग को प्रोवाइड कर रही है? बेसिक सी बात है, एथलीट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, फिजिकल फिटनेस के बारे में दुनिया को ये दिखा सकता है कि भैया मैं डिसेबल होने के बावजूद भी देखो कितना फिट हूं। भाई सीधी सिंपल बात है, डिसेबल लोग जब खेलेंगे कूदेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग खुश रहेंगे, अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुकी। मान लो किसी के पैर जो है वो अब नहीं रहे, लिम्स को काटना पड़ गया किसी स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से, तो उनकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई, ऐसा वो सोचते होंगे। बट अगर उनके अंदर सच में हुनर है तो वो लोग ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करके दुनिया को ये दिखा सकते हैं डिसेबल होने के बावजूद भी मैं दुनिया में अपने कंट्री का नाम रोशन कर रहा हूं, अपना नाम बना रहा हूं, अपनी फैमिली को प्राउड करा रहा हूं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान दे, हेडक्वार्टर आप लोग को याद होना चाहिए, वो है वॉशिंगटन डीसी। मोटो आप लोग को मालूम होना चाहिए, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के चल जाओ। इसके बाद इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है? तो याद रखना स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल नाम की स्पेसिफिकली इसकी गवर्निंग बॉडी है। ओलंपिक की कौन सी गवर्निंग बॉडी होती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा इसका लोगो आपको याद रखना है, वो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखो सभी के सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, तो ये स्पेसिफिकली क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी स्पेसिफिकली आपको याद रखना। इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक फ्लेम आप लोग को देखने को मिलती है, जैसे ओलंपिक में फ्लेम जलाई जाती है ना मैच स्टार्ट करने से पहले, वैसे ही स्पेशल ओलंपिक के अंदर भी फ्लेम होती है। और इस फ्लेम का नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है फ्लेम ऑफ होप। अब इसके अंदर आप लोग के रूल एंड रेगुलेशन कैसे रहते हैं? तो बेसिक सी बात, जितने भी टाइप के डिफरेंटली एबल्ड लोग आ रहे हैं उन लोग के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन लोगों के रूल एंड रेगुलेशन रखे जाएंगे। मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग, मान लो किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है उसके लिए अलग, मान लो किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस आप लोग को देखने को मिलने वाले। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कैटेगरी है ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उनकी एबिलिटी, उनके एज और उनके जेंडर के अकॉर्डिंग। और इस डिवीजन को कुछ इस तरीके से करा जाता है कि जिससे कि मान लो एक एथलीट उसके साथ कंपीट करे जो उसके जैसा हो, जिससे कि यहाँ पे इक्वालिटी आप लोग को देखने को मिल सके और फेयर प्ले हो सके। कौन कौन से स्पोर्ट्स होते तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो सभी के सभी होते हैं, बस रूल एंड रेगुलेशन डिफरेंट कर दिए जाते हैं और कुछ नहीं, मतलब डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन हो जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम याद रखना शिकागो यूएसए के अंदर 1968 में फर्स्ट टाइम आप लोग को स्पेशल ओलंपिक देखने को मिला था। रिसेंटली बर्लिन जर्मनी के अंदर आप लोग को 2023 के अंदर ये मैचेस आप लोग को देखने को मिले। अगली बार याद रखना ये चिले में आप लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है 2027 में। और जो मैंने अभी बताया ना ये समर स्पेशल ओलंपिक की बात कर रहा हूं, समर फॉर्म में मतलब विंटर फॉर्म में भी होते हैं, जी हाँ, तो विंटर फॉर्म में आप लोग को ये देखने को मिलने वाला है। तो रिसेंटली आप लोग को ये ऑस्ट्रिया में देखने को मिला था 2017 में। अब नेक्स्ट जो है आप लोग का स्विट्जरलैंड में होने वाला है 2025 के अंदर विंटर स्पेशल ओलंपिक। तो एक किस्म से समझ में आया ना चीजें। देखो कोई भी टूर्नामेंट है उसका पर्पस क्या है, कौन फाउंडर है, कब पहली बार हुआ है, उसके अंदर कुछ की पॉइंट जैसे कि उसका लोगो, मोटो, गवर्निंग बॉडी, कौन कौन से मेडल दिए जा रहे हैं, कोई स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन है क्या, बस इतना मालूम है, पूरे नंबर बन जाएंगे। आपको पूरा पूरा रटना नहीं है, बुक के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है। अब नेक्स्ट है आप लोग का स्पेशल ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक। अब याद रखना पैरा ओलंपिक कोई मामूली सा स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग लोगों के लिए मल्टी लेवल स्पोर्टिंग इवेंट है। मतलब ये स्पेशल ओलंपिक से भी बड़ा इवेंट माना जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से मान लो कि एक किस्म से ओलंपिक के जैसा है डिसेबल लोगों के लिए। अब इसके भी फादर के बारे में याद रखना, मतलब फाउंडिंग फादर गटमैन का नाम आप लोग को याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक और चीज याद रख लेना, पहले इसको ना पैरा ओलंपिक के नाम से नहीं जाना जाता, इससे पहले इसको इंटरनेशनल गेम्स फॉर डिसेबल के नाम से जाना जाता था, बट 1988 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पैरा ओलंपिक। तो जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है ऐसे लोगों के लिए जो कि दिव्यांग है। दुनिया भर के जितने भी टाइप के दिव्यांग लोग, सभी कैटेगरी के लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये भी ऑब्वियस ही बात है, दो फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता है, स्पेशल विंटर और समर फॉर्म में। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं सभी के सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही इसी पोर्शन के अंदर आप लोग को लिखा हुआ। अभी इसको आगे भी समझाऊंगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो है मोटो। स्पिरिट इन मोशन नाम से इसका मोटो है, 2004 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया है। इससे पहले ना इसको माइंड बॉडी स्पिरिट के नाम से जाना जाता था। गवर्निंग बॉडी क्या है तो याद रखो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी इसकी गवर्निंग बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में आप लोग को देखने को मिलता है। ये भी रटा हुआ होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने स्पेशल ओलंपिक के लोगो के बारे में जाने, ऐसे आप लोग को पैरा ओलंपिक का लोगो भी देखने को मिलता है। इसमें ना कुछ
कुछ इस तरीके से इनसर्कल्ड आप लोग को एजिटोस देखने को मिलते हैं। 3 डिफरेंट कलर के आपको देखने को मिल रहे हो। ये तीनों एजिटो एक दूसरे से लिंक है, जो ये बता रहे हैं कि दुनिया भर के डिसेबल लोग आके यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका ये मतलब है पैरालंपिक मूवमेंट इन ब्रिंगिंग द एथलीट टुगेदर फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू कंपीट। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर। तो याद रखो, मैंने जैसे आप लोग को स्टार्टिंग में कहा, दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं पैरालंपिक के अंदर, मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं। स्पेसिफिकली 6 टाइप की कैटेगरी यहाँ पे बना दी गई, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग पैरालंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि डिसेबिलिटी के लगभग 6 ग्रुप्स बना दिए। पहला आप लोग का सेरेब्रल पैल्सी, मतलब कुछ इस तरीके से आप लोग को लोग देखने को मिलेंगे। दूसरा है एम्प्यूटी, मतलब किसी के पैर वैर कट गए हुए, कोई लिम्स कट गया हो, उस कैटेगरी के लोग। फिर आते हैं विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब जिनको दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो। फिर आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग, और इसके बाद आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले आप लोग के लोग। और इसके बाद आप लोग को देखने को मिलता है लेस ऑस्ट्रस। इसका मतलब होता है कि दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसेबिलिटी वाले लोग जो इन 5 कैटेगरी के अंदर फिट नहीं हो पा रहे, वो इस कैटेगरी के अंदर फिट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया। तो ये 6 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही एथलीट्स को डिवाइड किया जाता है और फिर उनके मैचेस होते हैं। अवार्ड्स की बात करी जाए तो ये सब ना अवार्ड वगैरह तो सेम है। स्पेशल ओलंपिक में भी इसी तरीके से मेडल दिया जाता है, इसमें भी दिया जाता है और सब में दिया जाता है। तो ये तो कोई इतना मेजर चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। नहीं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे स्पेशल ओलंपिक के अंदर आप लोग के हो रहे थे, वैसे यहाँ पे भी होते हैं। दुनिया भर के सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बस रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए जाते हैं डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम कब हुआ, तो याद रखना रोम में हुआ था, इटली में 1960 में। रिसेंटली कब हुआ, तो याद रखो फ्रांस में होने वाला है 2024 के अंदर। अगली बार ये इटली 2026 में होने वाला है। तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है डेफ ओलंपिक। तो डेफ ओलंपिक से समझ में आ रहा है डेफ वर्ड। डेफ मतलब जिनको सुनाई नहीं देता। तो ऐसे टाइप का इवेंट जिसमें कि सिर्फ ऐसे लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनको सुनाई नहीं देता। मैं कह सकता हूं कि जिनको सुनाई नहीं देता उन लोगों के लिए ओलंपिक लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो डेफ ओलंपिक एक किस्म से इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट है, जो कि स्पेसिफिकली डेफ लोगों के लिए आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन में काफी ज्यादा आप लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे विसल तो उन लोग को सुनाई नहीं देगी, तो विसल की जगह यहाँ पे लाइट यूज किए जाते हैं। इस इवेंट में लोग अप्रिशिएट करने के लिए ताली नहीं बजाते हैं, हाथों को वेव करते हैं, सो दैट उनको समझ में आ सके कि अच्छा हम लोग को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन काफी ज्यादा हद तक के अलग है बाकी इवेंट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोग को समझाया ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओलंपिक के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, काफी ज्यादा पुराना स्पोर्टिंग इवेंट है। वैसे ही ना ये भी सेकंड ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है ओलंपिक के बाद। और इसको कहा जाता है कि इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्टिंग इवेंट जो आप लोग को दुनिया में देखने को मिल रहा है। मोटो तो याद रखना है, मोटो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरलूडोस इक्वालिटी, मतलब क्या, इक्वालिटी थ्रू दी स्पोर्ट्स एंड स्टिकिंग टू दी आइडियाज ऑफ ओलंपिक। तो ये याद होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेफ ओलंपिक का जो लोगो है कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है। इसमें आप लोग देख रहे हो कुछ डिफरेंट फॉर्म के कलर्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। ये डिफरेंट कलर्स कॉन्टिनेंट को रिफर नहीं करते, दुनिया भर में जितने भी फेडरेशन है ना उनको रिफर करते हैं, जैसे कि यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका, अफ्रीका। इसके बीच में आप लोग को एक सर्कल देखने को मिल रहा है। तो ये सर्कल ना आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आंखों को। तो डेफ लोगों के लिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में वो जो भी चीजें हैं वो सभी की सभी आंखों से ही तो सीखते हैं। इस इवेंट में भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके रूल एंड रेगुलेशन कुछ इस तरीके से चेंज करके दिए गए जिससे कि वो आंखों से समझ सके कि क्या चीजें हो रही है। जैसे विसल की जगह पे लाइट का यूज होना, टैप की जगह पे हाथों को वेव करना। तो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही कह सकता हूँ कि जिनको सुनाई नहीं देता। डेफ ओलंपिक को हमेशा से डेफ ओलंपिक के नाम से नहीं जाना जाता था, 2001 में अडॉप्ट किया गया। इससे पहले इसको कहा जाता था इंटरनेशनल साइलेंट गेम के नाम से, और उससे भी पहले इंटरनेशनल गेम ऑफ डेफ के नाम से जाना जाता था। अब डेफ ओलंपिक का पर्पस क्या होगा, तो बेसिक सी बात है, दुनिया के अंदर जितने भी डिसेबल लोग हैं जो स्पेसिफिकली जिनको सुनाई नहीं देता, अगर वो लोग सच में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते तो उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको मिनिमम 55 डेसिबल का हियरिंग लॉस आप लोग को देखने को मिलता है, वही पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप का कोई डिवाइस यूज नहीं करा जा सकता जिससे कि उनको सही तरीके से सुनाई दिया जा सके। अगर ये सब वो यूज करेंगे तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। कौन से स्पोर्ट्स होते तो दुनिया भर के सारे होते, बस रूल एंड रेगुलेशन इनके अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाते। कब हुआ था, कहां हुआ था, ये इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइम पेरिस में हुआ था 1924 में। रिसेंटली कब होने वाला है, तो 2015 में समर फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलने वाला, और विंटर फॉर्म में लास्ट ईयर 2023 को टर्की में हुआ है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एक्चुअल डेटा है जिसको याद करना है तुमको। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। डिविजनिंग एक ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलता है जिसमें कि हम लोग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग एथलीट को डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर उन लोग को खेलना। तो ये आप लोग को पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक के अंदर देखने को मिलते हैं। डेफ ओलंपिक में क्यों नहीं देखने को मिलते? अरे भाई डेफ ओलंपिक के अंदर तो डेफ लोग ही बस खेल रहे हैं ना, लेकिन स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में तो दुनिया भर के सभी डिसेबल लोग खेल रहे हैं। बेसिकली इसका पर्पस यही होता है कि यार डिविजनिंग कुछ इस तरीके से हो जिससे कि फेयर प्ले हो सके। मान लो यार आपने डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी वाले लोगों को एक
दूसरे के साथ compete करवा दिए तो फिर दिक्कतें आ सकती है ना भाई। मान लो किसी के पैर अच्छे हैं, तो मैराथन में आप दौड़ा दिए, ऐसे बंदे के साथ जिसका एक पैर नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी ना, फेयर प्ले नहीं हो पाएगा। तो ये डिविजनिंग इसका ख्याल रखता है। तो डिविजनिंग आप लोग को दो टाइप के आप लोग को देखने को मिलता है। एक होता है क्लासिफिकेशन प्रोसेस जो आप लोग को पैरा ओलंपिक के अंदर देखने को मिलता है, और एक होता है डिविजनिंग प्रोसेस जो कि स्पेसिफिकली स्पेशल ओलंपिक के अंदर देखने को मिलता है। अब पैरा ओलंपिक के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो कैटेगरी बनाई जाती है वो बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, बट जो स्पेशल ओलंपिक के अंदर जो डिवीजन आप लोग को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से पैरा ओलंपिक के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। तो मेनली तो आप लोग यही याद रखना कि डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन एथलीट का होता है। जितने भी एथलीट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करें उन सबके साथ फेयर प्ले हो सके, ना इंसाफी ना हो। अब इसका ख्याल कौन रखता है, तो ये रखता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इनका ये काम है कि ये लोग सही तरीके से क्लासिफाई कर सके। तो क्लासिफिकेशन के आप लोग को दो प्रोसेस देखने को मिलता है। पहली प्रोसेस के अंदर ये चेक किया जाता है कि कौन एलिजिबल है, दूसरी प्रोसेस के अंदर ये देखा जाता है कि किस ग्रुप के अंदर उस बंदे को डालना चाहिए। क्लासिफिकेशन में ये भी ध्यान दिया जाता है कि क्या उसके पास मिनिमल इंपेयरमेंट है कि नहीं, मतलब क्या डिसेबिलिटी है भी कि नहीं। अब वो किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो सब चीजें भी ऑब्जर्व की जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका एक स्पेसिफिकली प्रोसेस है। तो पहली स्टेप में मेडिकल असेसमेंट होगा, पहले चेक किया जाएगा सच में वो डिसेबल है भी कि नहीं, कई लोग उल्लू बना के आ जाते हैं। सेकंड प्रोसेस में उनका फंक्शनल असेसमेंट होगा, इसको भी दो पार्ट में किया जाता है। पहले पार्ट में ऑब्जर्व किया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान पे, और सेकंड टाइम में ऑब्जर्व किया जाएगा कॉम्पिटिशन के दौरान पे। इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ढेर सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक मेडिकल क्लासिफर, टेक्निकल क्लासिफर, इंडिविजुअल क्लासिफर, चीफ क्लासिफर, क्लासिफिकेशन का हेड, क्लासिफिकेशन का पूरा पैनल, क्लासिफिकेशन की कमेटी। ये रिस्पॉन्सिबल है कि किसको किसके साथ मैच कराना है, किस डिसेबिलिटी के अंदर इनको डालना है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अगर पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है तो कोई ना कोई तो एक मिनिमम इंपेयरमेंट होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिजिबल इंपेयरमेंट है तो वो याद रखो। मान लो किसी पर्सन के अंदर मसल पावर का इशू है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो किसी के अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट का प्रॉब्लम आप लोग को उसके अंदर देखने को मिल रहा है, वो भी तो एक डिसेबिलिटी है ना, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो किसी के लिम्स जो है वो लॉस हो चुके, मतलब हाथ पैर जो है वो कट चुके या उनके अंदर डेफिशिएंसी आ चुकी है, वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पैर छोटे बड़े, और वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी हाइट छोटी है, मतलब इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलते हैं वो लोग। इसके बाद आता है हाइपोटोनिया। इसका मतलब एक ऐसे टाइप की कंडीशन जिसमें कि या तो मसल टोन बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट होता है एटेक्सिया, जिसमें उनके हाथ जो है जैसे हमारे हाथ जैसे नॉर्मली हो जाते हैं, उनके हाथ देखो किस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, मतलब होल्डिंग पावर इनके अंदर सही नहीं होती होंगी। नेक्स्ट होता है एंथेरोसिस, जिसके अंदर डिफरेंट बॉडी के अंदर आप लोग को अफेक्टेड पोर्शन देखने को मिलते हैं, या तो डिप्रेशन हो, विजन ब्लर हो, फैटिग देखने को मिले, बोलने या खाने में दिक्कतें आ रही है उन लोग को, या उनके हाथों में ट्रेमर होता हो, मतलब हाथ कांपते हो, वॉकिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आता हो, बॉडी का बैलेंस सही नहीं बना पाते हो, ऐसे टाइप के लोगों के लिए ये वाली कैटेगरी करी गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है स्पेशल ओलंपिक के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है। तो मैंने बताया था ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल लेवल। अब देखो यार, स्पेशल ओलंपिक के अंदर रूल एंड रेगुलेशन थोड़े अलग है। इसके अंदर एथलीट को कुछ इस तरीके से ग्रुप किया जाता है कि वो सेम जेंडर, सेम एज और सेम एबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स के साथ जो फेस कर रहा है उनके साथ ही ग्रुप किया जाता है। अगर आप लोग कहो कि स्पेशल ओलंपिक के अंदर जो क्लासिफिकेशन या डिविजनिंग हो रहा है ये कितना डिफरेंट है पैरा ओलंपिक के अंदर जो डिविजनिंग और क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके कंपैरिजन में, कि वहां पे आप लोग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे आप लोग उनकी एबिलिटी के लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे डिविजनिंग कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ये जो डिविजनिंग की प्रोसेस है यहाँ पे आप लोग को एज, जेंडर और एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं। मतलब सेम एज के लोग एक दूसरे के साथ मैचेस करें, सेम जेंडर के लोग एक दूसरे के साथ मैचेस करें, और सेम एबिलिटी वाले लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर सके। कंफ्यूज मत होना, डिविजनिंग और क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि किसको किसके साथ मैच खेलना है बस वो यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है। एग्जामिनेशन में दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। स्पेसिफिकली वर्डिंग याद रखना, क्लासिफिकेशन वर्ड यूज हुआ मतलब पैरा ओलंपिक के लिए, डिविजनिंग वर्ड जो स्पेसिफिकली यूज हुआ तो वो स्पेशल ओलंपिक के लिए। आप कहोगे बुक के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपके नोट्स के अंदर भी आपने डिविजनिंग यहाँ लिख दी, क्लासिफिकेशन लिख दी, तो वही एक सबसे बड़ी दिक्कत निकल के आ जाती है। डिविजनिंग और क्लासिफिकेशन दोनों एक ही वर्ड है, बट मेनली पैरा ओलंपिक के लिए क्लासिफिकेशन वर्ड यूज हो रहा है, डिविजनिंग वर्ड स्पेशल ओलंपिक के लिए हो रहा है। तो एग्जामिनेशन में जब लिखोगे तो क्लासिफिकेशन पैरा ओलंपिक के लिए वर्ड यूज करते हुए चलना, और डिविजनिंग स्पेशल ओलंपिक के लिए। 2 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन बड़ा बनता नहीं है, आराम से समझा दोगे तुम लोग इसको। नेक्स्ट होता है इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। अब ये इंक्लूजन क्या होता है, तो याद रखना एक ऐसे टाइप की एजुकेशन प्रैक्टिस है जहां पे ये कहा जाता है दुनिया भर के जितने भी बच्चे, चाहे डिसेबल हो या फिर नॉर्मल बच्चे हो, सभी लोगों को एक ही क्लासरूम के अंदर इंटीग्रल स्कूलिंग प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या कि डिसेबल लोग को ये नहीं कहा जा रहा कि आप लोग एक ऐसे स्पेशल स्कूल में पढ़ो जहां पे सिर्फ डिसेबल बच्चे पढ़ते और नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल बच्चे पढ़े। इंक्लूजन का ये कहना है कि नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को भी साथ में पढ़ाई करानी चाहिए, जिससे कि डिसेबल लोगों को ये
लग सके कि दुनिया में सभी लोग हम लोग को इक्वालिटी की नजर से देख रहे हैं, और नॉर्मल बच्चे डिसेबल लोगों के साथ रहकर ये सीख सके कि उन लोगों के साथ कैसे ट्रीटमेंट रखना चाहिए, कैसे एटिकेट्स होने चाहिए। बचपन से ही जब उन लोगों के ऐसे दोस्त बनेंगे कि जो डिसेबल है, तो वो कभी भी आगे जाके डिस्क्रिमिनेटरी नजर से डिसेबल लोगों को कभी नहीं देखेंगे। मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो डिसेबल है, डिसेबल लोग को भी उस नजर से देखोगे? कभी नहीं देखोगे। आप जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट कर रहे थे, समझ रहे थे उसकी कंडीशंस को, वैसे दूसरे की कंडीशंस को समझोगे। तो मेनली इसका यही पर्पस आप लोग को देखने को मिलता है। मैं ये कह सकता हूँ कि तारे जमीन पर मूवी आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि जो मेन कैरेक्टर है ईशान अवस्थी, उसका जो बेस्ट फ्रेंड रहता है वो डिसेबल रहता है। वो उसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है जिसमें सभी नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो अपने स्कूल का सबसे बेस्ट और होनहार बच्चा है पढ़ाई लिखाई में। तो वो जो स्कूल के अंदर आप लोग को एक कंडीशन देखने को मिली, वो एक किस्म से इंक्लूजन प्रैक्टिस है, जहां पे नॉर्मल बच्चों के साथ भी डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं, और सभी बच्चे उस बच्चे की काफी ज्यादा कदर भी करते हैं, उसको गलत नजर से नहीं देखते, गलत तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। देखो, समझाने का तरीका ये है कि कभी जिंदगी में आप लोगों ने डिसेबल लोगों के साथ मिलजुल कर बातें नहीं करे, समझे नहीं उनकी कंडीशन, और कभी आप लोग को एकदम से ऐसा डिसेबल पर्सन देखने को मिल जाए, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप उनके साथ कैसे बात करो। हो सकता है आप उनका मजाक बना, लेकिन वही चीज अगर आप बचपन से डिसेबल लोगों के साथ रहे हो, तो आप उनकी कंडीशन को समझ सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, उनकी हिम्मत को दाद दे सकते हो कि उन लोग ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद भी आज के टाइम पे अपना बेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे भी आप लोग कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। तो मेनली इसका यही पर्पस होता है, इंक्लूजन एजुकेशन देना। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक डिसेबल बच्चा और बाकी नॉर्मल बच्चे सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब बेसिक सी बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? अब ऐसा तो है नहीं ना कि हर स्मॉल टाउन के अंदर आप लोग को एक स्पेशल स्कूल देखने को मिलेगा जो कि डिसेबल लोगों के लिए। अब जो डिसेबल्ड है उनके बच्चों को वो लोग कहाँ एडमिशन कराएंगे? वो लोग भी आके नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए राइट टू एजुकेशन में। इसके अलावा आप लोग एक चीज समझोगे, डिसेबल पर्सन अगर नॉर्मल स्कूल में आके पढ़ाई करेगा, बेसिक सी बात है, अच्छा एजुकेशन के अंदर वो अपना नाम बनाएगा, तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा कि डिसेबल होने के बावजूद भी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सब उसको एक अच्छी नजर से देखेंगे। नॉर्मल बच्चों को एक चांस मिलता है कि वो लोग डिसेबल बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, किस तरीके से एटिकेट्स उनके साथ रखना है वो सब जान सके। अगला टॉपिक है कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता। तो याद रखो, टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टीचर सभी बच्चों को नॉर्मल नजर से देख रहा है, टीचर को इंश्योर करना पड़ेगा कि स्कूल के अंदर जो डिसेबल बच्चे भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनका भी हम प्रॉपर तरीके से ख्याल रख सके, इस तरीके से ख्याल रख सके कि उनको कभी ये ना लगे कि हम लोग उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि एक चीज समझना, डिसेबल लोगों को जब भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ना नॉर्मल इंसान के थ्रू, तो उन लोग को बहुत बुरा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग को एक अलग नजर से देख रही है। वो भी चाहते हैं कि लोग उनको नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करें, क्योंकि टीचर इस चीज पे भी ध्यान देगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं क्या वो सही तरीके से व्यवहार रख भी रहे हैं कि नहीं डिसेबल बच्चे के साथ। तो ये सब चीजें भी ध्यान देने का काम टीचर्स का ही होता है। इसके अलावा हर बच्चे हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिसेबल बच्चा ही क्यों ना हो। हर नॉर्मल बच्चों को हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि डिसेबल बच्चों के साथ कैसे एटिकेट्स रखना है। इसके अलावा फैमिली और एनवायरनमेंट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे डिसेबल लोग आके इंक्लूजन एजुकेशन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे सके। अपने दिमाग से देने वाला टॉपिक है भाई, और कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग से भी अगर आप लोग समझा दोगे तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। बस ये मालूम होना चाहिए कि इंक्लूजन एजुकेशन क्या चीज होती है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक होता है स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWS। मतलब कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आप लोग बना सकते हो सो दैट फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल हो सके CWSN के लोगों के लिए। सबसे पहली चीज, मेडिकल चेकअप कराना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले जान तो लो कि उनको किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, क्या है, किस तरीके की इश्यूज है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिर फिजिकल एक्टिविटीज उनको एसेसिबल कर सको। अगली चीज, अगर किसी भी टाइप की कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, सो दैट CWSN के लोग फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट इजीली कर सके, तो उन सभी चीजों को हम लोग को लेकर आना जरूरी है। इसके अलावा हमको स्पेसिफिक एनवायरमेंट बनाना भी जरूरी होता है। मान लो यार कोई डिसेबल पर्सन है, अगर उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर दिक्कत है ना। अगर सोसाइटी फुल यहाँ पे सपोर्ट करेगी, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, टीचर सपोर्ट करेंगे, तो जो डिसेबल पर्सन है वो कभी जिंदगी में नहीं सोचे कि लोगों ने मुझे एकदम दुनिया से हटकर अलग कर दिया, लोग मुझे दुनिया के साथ में चलने को कह। तो बेशक यार जो डिसेबल पर्सन है वो दुनिया के साथ आगे बढ़ पाए, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्यों ना हो। इसी के अलावा जितने भी CWSN के लोगों को अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट बेस्ड वाली एक्टिविटीज कराना, जिसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट आ सके, जो उनके लिए ज्यादा इंजॉयबल हो सके, ऐसी एक्टिविटीज करवाओगे तो डेफिनेटली वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा रूल एंड रेगुलेशन डिसेबल लोगों के लिए, सो दैट उनको सही तरीके से सहूलियत हो सके। क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे केस थोड़ी ना है, डिसेबल पर्सन है और एक नॉर्मल पर्सन में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो ट्रेनर रहेगा उनको इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा मान लो कोई ट्रेनर है, उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि यार लास्ट टाइम भी उसने हैंडीकैप पर्सन को फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया था और नया केस आप लोग को देखने को मिला है, तो उसके एक्सपीरियंस को लेकर भी यहाँ पे चीजों को किया जा सकता है। इसके
बाद अगला होता है टॉपिक एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर, मतलब वही बेसिक सी बात कि CWSN के लोगों को अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो बेसिक सी बात है, उनका जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर वो डिसेबल हो चुके हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रोज आता ही रहता होगा कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, अब क्या मैं कुछ जिंदगी में कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जो डिसेबल लोग हैं वही जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से वो जिंदगी बिता रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आएंगे तो टेंशन, स्ट्रेस इन सब से दूर हो जाएंगे, सोशली इंटरेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि डिसेबल पर्सन दुनिया से हट के अलग रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता लोग हमें कोई सिंपैथी की नजर से देखेंगे। तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट कराओगे तो लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि यार आप सभी लोग जानते हो हम इंसान है, हम जितना ज्यादा एक दूसरे से बात करेंगे उतना ज्यादा हम खुश रहते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। वो बोलते हैं ना कि चुगली करना भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसी सेम टू सेम कि अगर आप लोग ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेकर आओगे तो सोशली एक्टिव होंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और माइंड भी फ्रेश रहेगा। दूसरी चीज कॉग्निटिव बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग की चीजें ये लोग सीखेंगे, डिस्कवर करेंगे अपनी नई स्ट्रेंथ को। और इसके अलावा कुछ फन एक्टिविटीज जहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उन लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, एंजॉय कर पाएंगे वो चीज को। और साथ में फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी फिटनेस लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, हेल्थ की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, डिसीजेस से दूर रहेंगे और साथ ही साथ किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स, इनको हेल्थ इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। ये इनके बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिल रहे। तो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हर चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे प्रीमियम नोट्स है आप लोग उससे अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीमियम नोट्स के अंदर ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोग को हर एक चीजों को समझाया गया है की पॉइंट्स के थ्रू, जो कि एग्जामिनेशन में आप लोग इलेबोरेट करके उसको अच्छे से लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्रीमियम नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, मेरे प्लेटफॉर्म के लिंक और एप्लीकेशन दोनों में से जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग को ज्यादा ही दिक्कत आ रहा है तो वीडियो के नीचे ही आप लोग को पॉपअप हो रहा होगा लिंक प्रीमियम नोट्स का, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इन सब के अलावा अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर ले। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत जल्दी, जब तक के लिए गुड बाय।